क्या है चैप्टर का नाम? और ये नया चैप्टर है, और जो भी नए चैप्टर्स आए उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये। इसमें एक स्पेशल चीज ये है कि हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ने वाले, देखो आईजीएसटी एक्ट 2017। अब तक क्या पढ़ रहे थे? इसमें कौन सा पढ़ेंगे? खाली एक ही चैप्टर है जिसमें आईजीएसटी एक्ट लागू होने वाला है। चैप्टर क्या? अपने को नहीं है वो सब, ठीक है। अच्छा बोलो, वैसे आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या था? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। करें स्टार्ट इसको। नाम सुन के क्या लगता है? प्लेस ऑफ सप्लाई का नाम मतलब क्या होता है? प्लेस, कहां पे सप्लाई हुआ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है चैप्टर? कौन से स्टेट में टैक्सेबल है वो मालूम पड़ेगा ना। इंटर स्टेट सप्लाई है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है वो मालूम पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो कौन से सेक्शंस पढ़ने वाले? 7, 8, 9, 10 और 12। सबसे इंपॉर्टेंट है 10 और 12। क्वेश्चन बनेगा तो खाली यही दो सेक्शन पे बनेगा, 10 और 12। चालू करें सेक्शन 7 के साथ। अपन ने एक चैप्टर 1 में टर्म सीखा था, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या होता है इंटर स्टेट सप्लाई? बायर और सेलर, ऐसा बोला था मैंने। हाँ, इधर से कनेक्टेड है वो। मैंने क्या बोला था? प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सप्लायर आर इन 2 डिफरेंट स्टेट्स। अभी अपन थोड़ा डीप में जाएंगे। अभी अपन बायर और सेलर की बात नहीं करेंगे, अपन किसकी बात करेंगे? पहला तो सप्लायर। सप्लायर मतलब कौन होता है? जो बंदा जो गुड सप्लाई कर रहा है या फिर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर में खाली दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर उसका धंधा कहां से कर रहा है और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों दो अलग अलग स्टेट्स में है तो वो क्या बन जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। दोनों अगर सेम स्टेट में है तो सिंपल एज दैट। ये चैप्टर में अपन सीखने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल। क्लियर है क्या? क्या होता है इंटर स्टेट सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई is in 2 different states, and if it is in the same state then it will become intra-state supply. Simple as that. अभी अपन सीखने वाले ये दो टर्म्स का मतलब, प्लेस ऑफ सप्लायर क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। पूरा चैप्टर चलेगा इसके ऊपर, ये तो खाली 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लायर होता क्या। आ जाए एक बार इसमें। ओके, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। Why is it important to determine the place of supply? GST is a destination based tax, that is the tax is levied at the place where goods or services are consumed. मैंने बोला था ना एकदम स्टार्टिंग में, जहाँ पे कंजम्पशन हुआ वहाँ पे टैक्स पेमेंट होगा। तो उसके लिए कंजम्पशन कहाँ पे हुआ उसके लिए अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई तो निकालना पड़ेगा ना, रादर देन प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। इंपॉर्टेंट क्या है? कंजम्पशन कहाँ पे हुआ, और कंजम्पशन कहाँ पे हुआ वो निकालने के लिए अपन क्या निकालेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई। The determination of place of supply and the location of the supplier is essential to ascertain the nature of supply, that whether it is an intrastate supply or it is an interstate supply. In other words, these two factors are required to determine whether the supply is subject to SGST, UTGST plus CGST or IGST. अगर intrastate supply है तो कौन सा टैक्स लगता है? इंट्रा सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर है तो आईजीएसटी। इन सिंपल वर्ड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई विल हेल्प अस डिटरमाइन द टैक्स jurisdiction of a supply and accordingly tax will be levied on the same. It is important to note that different rules apply in case of determination of place of supply in case of B2B supplies and B2C supplies. B2B supply मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और जीएसटी के भाषा में रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, और B2C मतलब रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इधर बाइफरकेट करना? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। सप्लायर बैठा है मेरा महाराष्ट्र में,
रेसिपिएंट बैठा है मेरा गुजरात में, सप्लायर कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होगा? MHGST, महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट में। और रेसिपिएंट कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होगा? गुजरात जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड होगा। मान लो सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई किया और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई बन गया। क्या बन गया ये? बस मान लो कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई बन गया, होगा नहीं इंट्रा स्टेट सप्लाई, बस मान लो कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई बन गया, तो सप्लायर कौन सा टैक्स लगाएगा? SGST प्लस, तो CGST लगा दिया उसने। और कौन से स्टेट का SGST लगाएगा? सप्लायर कहाँ पे बैठा है? महाराष्ट्र में, तो कौन से स्टेट का लगाएगा वो? महाराष्ट्र GST एक्ट। और जब रेसिपिएंट इसका ITC क्लेम करने जाएगा तो वो कौन सा ITC क्लेम कर पाएगा? CGST का तो क्लेम कर लेगा, लेकिन क्या वो महाराष्ट्र GST का ITC क्लेम कर पाएगा? क्योंकि वो कौन से स्टेट में बैठा है? गुजरात में बैठा है ना। तो क्या ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होना सही है क्या? ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए? ये इंटर स्टेट होना चाहिए ना। जब इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा तब सप्लायर कौन सा टैक्स लगाएगा? IGST लगाएगा। और IGST का क्रेडिट तो सब लोग क्लेम कर सकते हैं, तो रेसिपिएंट किसका क्रेडिट क्लेम करेगा? IGST। समझाएगा? इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना इंपॉर्टेंट है, ताकि अपन बराबर से आइडेंटिफाई कर पाए whether it should be an intra-state supply or whether it should be an inter-state supply। तो आगे नहीं है तो बात मत कर, तो वैसे मेरी बात तो मानता है नहीं। अर्थ और मनस्व बोल, वो किधर यूज करेंगे मैं तुमको बाद में बताऊंगा, बट इतना समझ लो IGST का जो ITC होता है ना, ये सब लोग क्लेम कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र GST का ITC गुजरात वाला बंदा क्लेम नहीं कर पाएगा, एंड वाइस वर्सा, गुजरात का ITC महाराष्ट्र वाला क्लेम नहीं कर पाएगा। CGST सब लोग क्लेम कर सकते हैं, IGST सब लोग क्लेम कर सकते हैं, लेकिन स्टेट वाला GST रिस्पेक्टिव टू दैट स्टेट होता है। समझाएगा? रुक जा, बोल, आएंगे अपन उस पर, आगे आएंगे, थोड़ा टाइम बोल। इतना काय को, लेकिन इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल उसको IGST का मिल जाएगा ना, सेम ही तो चीज है। अगर उसको IGST का ITC मिल रहा है तो भी वो खुश है, तो इतना उसको ये सब कंप्लायंस बढ़ाने की जरूरत नहीं। क्लियर है? समझाए क्या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई? उससे बराबर से आइडेंटिफाई हो पाएगा कि भाई ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है। ओके, चालू करें सेक्शन 7 के साथ। सेक्शन 7 ऑफ दी IGST एक्ट 2017 किसके बारे में बोलता है? ये इंटर स्टेट सप्लाई। अभी अपन ने बात कर दिया कि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन 2 different states, 2 different union territories, or a state and a union territory, then it shall be treated as supply of goods in the course of interstate trade or commerce. अगर location of the supplier, which is this location of the supplier and place of supply are in 2 different states, then it will be interstate trade या फिर interstate supply. If it is in 2 different union territories, then it is again interstate supply. If it is in 1 state and 1 union territory, then again it is interstate supply. Example, supplier and place of supply. अभी तक अपने को ये निकालते आता नहीं, ठीक है? प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अभी तक अपने को निकालते नहीं आता है, मैं तुमको दे रहा हूँ उसका वैल्यू। सप्लायर बैठा है महाराष्ट्र में और प्लेस ऑफ सप्लाई है गुजरात में, तो ये क्या बन जाएगा? इंटर स्टेट। सप्लायर बैठा है दिल्ली में और प्लेस ऑफ सप्लाई समझो पौंडीचेरी में, पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी आ गया ना। सप्लायर बैठा है महाराष्ट्र में, समझो प्लेस ऑफ सप्लाई है वापस पुडुचेरी। सिंपल। ये पूरे चैप्टर में अपन यही निकालना सीखने वाले हैं कि प्लेस ऑफ सप्लायर क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। लिखो इसको। क्या आएंगे आएंगे 2 मिनट 2 मिनट। लिखा? बोल अभी।
किधर भी इधर रेसिपेंट का जिक्र किया है क्या? नहीं किया है ना? किसको किसको बुक नहीं मिला? ठीक, कर लेता हूँ। रेसिपेंट के बारे में कुछ बोला है इसमें? नहीं बोला है ना? तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। बस लिख, जल्दी लिख। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट 2017। साइड में एग्जाम्पल भी बना देना छोटा सा। यस, उतना ही हो। हो गया? जल्दी लिखो थोड़ा, लिख दे नीचे थोड़ा साइड में, पेंसिल से लिख दे। समझ गया तो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं वैसे, ठीक है। हाँ, अच्छा हाँ, तू जो बोल रहा था वो, तो उसमें क्या बात हुआ था अपना? अच्छा, ऊपर किसके बारे में बात किया? सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में। नीचे बात कर दिया सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, if the location of the supplier and place of supply are in two different states, two different union territories, or a state and a union territory, then it shall be treated as supply of service in the course of interstate trade or commerce. लिख दो इसको। ऊपर था सप्लाई ऑफ गुड्स, नीचे था सप्लाई ऑफ सर्विस। यस, क्लियर? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। सबसेक्शन 5 पढ़ने के पहले अपन सेक्शन 8 पढ़ लेते। सेक्शन 8 किसकी बात करता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। किसकी बात करता है? क्या होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई? क्या क्या? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द सेम स्टेट। Supply of goods where the location of the supplier and the place of supply of goods are in the same state,
or same union territory, then it shall be treated as intrastate supply. और similarly नीचे बोल दिया, in case of supply of service where the location of the supplier and place of supply of service are in the same state or same union territory, then it shall be treated as intrastate supply. सिंपल है ये, लिख दो इसको भी. किसको नहीं डाउट है इधर तक? बेसिक चीजें समझ रहे हैं ना? कौन से एरिया? सब इंडिया का ही पार्ट. यार किधर से आया तू? सब इंडिया में ही. हाँ, बेच के आएगा तू तो देश को बेच के आएगा ऐसे. कुछ डिस्प्यूटेड नहीं है, अपना ही है वो. ऐसे ज़्यादा हो गए. पाकिस्तान का होता है वो, उनका एरिया है, बस अपने को पैसेज दिया उन लोगों ने. समझा ये वाला? इजी. सेक्शन 7 और 8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनने वाला है. नहीं लर्न नहीं करना है, लॉजिकल है ये. बस दो चीज़ें याद रखना, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई. एक स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट, दो स्टेट अलग अलग स्टेट से तो इंटर स्टेट. अच्छा, ऊपर ही 7-5 छोड़ा था, देख ले एक बार, 2 मिनट देख ले इसको. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंट्रा स्टेट सप्लाई. अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है एंड नॉट कवर्ड एनीवेयर एल्स इन दिस सेक्शन, मतलब तुमको दिक्कत आ रही है आइडेंटिफाई करने में, तो क्या मान लेना उसको मान लेना इंटर स्टेट सप्लाई. तो किधर आ जाएगा वो? इसमें आ जाएगा. इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स भी किसमें आते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई में आ जाते हैं. अगर तुमको ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो चुपचाप क्या मान लेना उसको? इंटर स्टेट सप्लाई. मान लो मेरे को लोकेशन ऑफ सप्लायर ही नहीं मालूम, मान लो मेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो क्या मान लूंगा उसको मैं? इंटर स्टेट सप्लाई. बस देखो, ये रेसिडुअल प्रोविजन है. क्या बोलूंगा इसको मैं? रेसिडुअल प्रोविजन. किधर भी ढूंढने में दिक्कत आ रही है, इंटर स्टेट सप्लाई मान लो. अच्छा एक मिनट, इसको इंटर स्टेट ही क्यों माना? लेकिन सोचो जरा. हाँ, फिर आईजीएसटी लग जाएगा और आईजीएसटी का क्रेडिट रेसिपेंट भी ले पाएगा, ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना है, कंप्लायंस में प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके बाद. बराबर. यस. हाँ. पूरा चैप्टर बचा अब तक. तुम्हें को डायरेक्ट सेक्शन 12 के सवाल पूछ रहा है. रुक जा 2 मिनट. इम्पैक्ट का एग्जांपल ले ले. अपना लेक्चर समझो किसी ने अगर दिल्ली में खरीद के देखने लग गए तो क्या करेंगे उसमें? आएंगे उस पर आराम से. प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा. दोनों एक ही तो है, कंसल्टेंट कंपनी का ही तो है ना. तो क्या हुआ? वो पर्सनल लेवल पे थोड़ी दे रहा है, ऐसा ही माना जाएगा कि कंपनी ने सर्विस दी. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी कंपनीज ऑफिस, बट प्लेस ऑफ सप्लाई अपने को डिटरमाइन करना पड़ेगा. जिधर सर्विस प्रोवाइड किया वो होगा तो आते हैं उस पर आराम से.
समझ गया? अगर किधर भी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है तो अपन क्या फॉलो करेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई फॉलो कर लेना। यस क्लियर है आर्यन? लिखो जल्दी। चलो इसके बाद अभी दो चीजें अपन सीखने वाले हैं। पहला चीज क्या है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, और सेकंड चीज क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई लंबा चलेगा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर 5 मिनट में मालूम पड़ जाएगा। देख ले एक बार क्या है लोकेशन ऑफ सप्लायर। वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड, द लोकेशन शैल बी सच प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बोल दिया? वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस। इंपैक्ट के एग्जांपल लेते हैं। इंपैक्ट का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? कनाडा कॉर्नर नासिक। फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, हमने इधर का ही रजिस्ट्रेशन लिया है। द लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इंपैक्ट का लोकेशन क्या हो जाएगा? नासिक। सेकेंड, वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस। वेयर अ सप्लाई इज मेड from a place other than the place of business for which registration has been obtained, that is to say a fixed establishment elsewhere, the location of such fixed establishment। इम्पैक्ट का एक ऑफिस है पुणे में, इम्पैक्ट का एक ब्रांच है समझो गुजरात में, और सर्विस कहाँ से प्रोवाइड की जा रही है? गुजरात से। तो गुजरात से जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या बन जाएगा? गुजरात। Where a supply is made from more than one establishments, whether the place of business or a fixed establishment, the location of establishment most directly concerned with the provision of supply। For example, मैं इधर बैठा हूँ इम्पैक्ट के नासिक वाले ब्रांच में, मैं इधर से पढ़ा रहा हूँ, मकरंद सर पढ़ा रहे गुजरात से। जो बंदा गुजरात से पढ़ रहा है उसके लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या बन जाएगा? गुजरात। जो बंदा इधर से पढ़ रहा है उसके लिए नासिक। सबसे ज़्यादा डायरेक्टली कंसर्न क्या रहेगा इधर वाले बच्चे के लिए? नासिक ब्रांच, तो उसके लिए नासिक हो जाएगा प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर, और गुजरात वाले बच्चे के लिए गुजरात। 2 मिनट। इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लेस, द लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द सप्लायर। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कुछ ऐसा ऑफिस वगैरह है ही नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? वर्क फ्रॉम होम। मेरा एज सच कुछ बिजनेस का प्लेस है ही नहीं, तो मेरे लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या बन जाएगा? मेरा प्लेस ऑफ रेसिडेंस। बी वाला क्या बोलता है? मेरा एक नासिक में ब्रांच है और गुजरात में, नासिक में हेड ऑफिस है और गुजरात में एक ब्रांच। तो क्या बोल दिया इधर? और मैंने ब्रांच के लिए भी रजिस्ट्रेशन ऑप्ट किया है, हेड ऑफिस इधर है लेकिन ब्रांच उधर है, तो ब्रांच से जो भी सप्लाई होगा उसके लिए लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? गुजरात। हेड ऑफिस से जो होगा उसके लिए हेड ऑफिस। ऐसा मत मानना कि ब्रांच के लिए भी हेड ऑफिस लोकेशन बन जाएगा। ब्रांच के लिए ब्रांच, हेड ऑफिस के लिए हेड ऑफिस। सिंपल, जहां से सप्लाई हो रहा है वो लोकेशन, बात खत्म। और मालूम नहीं पड़ रहा है तो घर मान लेना सप्लायर का। यस, लेना ही पड़ेगा ना, गुजरात से अगर ऑपरेट कर रहा है तो लेना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस, ओके। एक मिनट, पहली बात तो अपन किसकी बात कर रहे हैं इधर? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। मैं खाली सर्विस की बात कर रहा हूँ, आप गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। गुड्स के ऊपर बाद में आएंगे, पहले किसकी बात कर रहे हैं? जो बंदा सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए उसका लोकेशन जीएसटी के एक्ट के अंदर क्या होगा? पहले बोल दिया। एक मिनट, अगर मेरा हेड ऑफिस से अगर काम हो रहा है, हेड ऑफिस मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, तो वो हेड ऑफिस बन जाएगा मेरा लोकेशन। अगर कोई और ब्रांच है और ब्रांच से काम हो रहा है तो लोकेशन बन जाएगा वो ब्रांच। मेरे पास अगर दो चीज़ें हैं, एक हेड ऑफिस भी है और एक ब्रांच भी है, और दोनों जगह से सप्लाई हो रहा है, तो जो भी डायरेक्टली कंसर्न जगह रहेगी ना वो ले लेना। या फिर लास्ट में, इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस, लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द सप्लायर। समझा है? सब कुछ कवर कर दिया, सारे पॉसिबिलिटीज इन लोगों ने इधर कवर कर दी। एक एग्जांपल लेते छोटा सा। समझो एक बैंक है, HDFC बैंक, 2 टाइप के लोन बांटती है। एक लोन है 2 लाख रुपए का और एक लोन है 200 करोड़ रुपए का।
ठीक है। इनका हेड ऑफिस है दिल्ली में और इनका ब्रांच है मुंबई में। ठीक है। दिवेश गया मुंबई ब्रांच में, दिवेश ने बोला मेरे को 2 लाख रुपए का लोन दे दो। ब्रांच ने बोला ठीक है, और 2 लाख रुपए का लोन ब्रांच से ही डिसबर्स हो गया। तो वो सप्लाई जो हुआ, पहली बात तो इज इट सप्लाई ऑफ सर्विस? लोन देना इज इट अ सप्लाई ऑफ सर्विस? इंटरेस्ट आता है ना सप्लाई ऑफ सर्विस में, ओके। तो उसके लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो गया 200 करोड़ का लोन लेने के लिए, लेकिन 200 करोड़ का लोन ना ब्रांच से नहीं आता है। कहां से आता है? हेड ऑफिस से आता है। जाना पड़ता है ब्रांच पे, लेकिन अप्रूव कौन करता है? हेड ऑफिस में। 200 करोड़ का लोन डायरेक्टली कहां से कंसर्न्ड है? हेड ऑफिस। तो 200 करोड़ के लोन के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा? दिल्ली हो जाएगा। समझा? मतलब पहले केस में महाराष्ट्र, सेकंड केस में दिल्ली। स्टेट की बात करो तो इसमें सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट वही इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई जिस स्टेट में आया दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएसटी। अभी देखना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या नहीं मालूम ना अपने को। प्लेस ऑफ सप्लाई मालूम पड़ेगा देन आई कैन डिटरमाइन इट इज इंट्रा और इंटर। अभी वो छोड़ दे। मैंने मान लिया अगर प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में है तो पहला इंट्रा दूसरा इंटर। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में है तो पहला इंटर दूसरा इंट्रा। उसके ऊपर नहीं जा रहे अपन, अभी किसकी बात कर रहे हैं? लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्लियर है? एक बार पढ़ लो और बाकी डाउट्स पूछो। हाँ हाँ बराबर। ओके, तो फिर लोन कौन कहाँ से आया वो मत छोड़, कौन सा ब्रांच लोन दे रहा है? गुजरात का ब्रांच दे रहा है क्या कि मुंबई का? बंदा तो किधर से भी आएगा। इसके केस में भी चिन्मय एम्प्लॉय तो किधर भी जाके काम करेगा ना यार। समझो मैं सीए फर्म हूँ, मेरे को ऑडिट करना है, मेरा फर्म इधर है, मेरे को ऑडिट कहाँ पे जाके करना पड़ रहा है? समझो मेरे को गुजरात जाके ऑडिट करना पड़ रहा है, मेरे को मध्य प्रदेश के फैक्ट्री में जाके ऑडिट करना पड़ रहा है, लेकिन काम कहाँ से हो रहा है? नासिक से हो रहा है। वैसा देख। क्लियर है? समझाएगा सबको? कुछ डाउट होगा तो पूछो। हाँ हेड ऑफिस नासिक है, ब्रांच उधर है। हाँ देख, बी वाला केस एक्चुअली ये वाला है, मुंबई वाला। मुंबई में ब्रांच है, मुंबई से ही लोन जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई सॉरी लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या बन गया? मुंबई। सी वाले में ऐसा है, हाँ दोनों जगह से लोन होते हैं, लेकिन 200 करोड़ का लोन कहाँ से आ रहा है? दिल्ली से आ रहा है ना, तो डायरेक्टली कंसर्न किधर से? दिल्ली से। तो उसके लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली बन जाएगा। बोलो। हाँ हाँ नहीं 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 भाई, देखना पड़ेगा कि कौन सा ईवाई। तेरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ईवाई का कौन सा पार्टनर साइन करने वाला है। मुंबई का पार्टनर साइन करने वाला है तो सप्लाई मुंबई से हो रहा है, पंजाब का पार्टनर साइन करेगा तो पंजाब से। समझा? अभी बात हो गई लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस की, अभी बात करेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स की। क्या लिख दिया? नॉट डिफाइंड अंडर एक्ट। इसके लिए सबसे बड़ा अजम्पशन ये होता है कि गुड्स के केस में जहां से बिजनेस ऑर्डिनरीली कैरी आउट हुआ जा रहा है और वेयर द गुड्स देमसेल्व्स आर लोकेटेड विल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स। गुड्स के केस में कैसा होता है? आइडेंटिफाइबल होता है कि सर्विस कहाँ से गुड्स कहाँ से मिल रहे हैं। समझो मेरा दुकान इधर नीचे कॉलेज रोड पे, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स क्या बन जाएगा? कॉलेज रोड। इजीली आइडेंटिफाइबल होता है कि गुड्स कहाँ से बिक रहे हैं। गुड्स जहां से बिकेंगे दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स। बात खत्म। यस, लेकिन इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता, आगे अपन पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या आर्ग्यू कर सकता है बता, तू ही सोच। इतना आर्ग्यूबल नहीं है एक्चुअली। तुमको मालूम पड़ जाएगा ना मैंने कौन से दुकान से माल खरीदा। अमेजोन से अगर माल खरीदता हो, मालूम रहता है ना कि सप्लायर कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ से आ रहा है। सप्लायर मेरा बैठा है मध्य प्रदेश में, उधर से उसने मेरे को माल बेचा, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मध्य प्रदेश। गुड्स में मालूम पड़ जाता है कि माल कहाँ से निकला। सर्विस में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑनलाइन सर्विस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। गुड्स के केस में मालूम पड़ जाएगा धंधा कहाँ पे कर रहे हो, माल कहाँ से निकल रहा है, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स। यस। हाँ
हाँ हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई सिखाया नहीं मैंने अब तक। कब सिखाया प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सिखाया, उससे कंफ्यूज मत कर। किसकी बात की मैंने अब तक? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। एक मिनट, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सिखाया, थोड़ा वापस डाउट सोच फिर पूछ। आएगा ना उस पर, 2 मिनट रुक जा। अमेजोन भी सर्विस दे रहा है, समझ गया मैं। प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता ना तेरे को, तो कहाँ पे टैक्स भरेगा, कैसे बोल सकता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर मालूम है ना, अमेजोन कहाँ से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? उसके ऑफिस से। बैंगलोर में उसका ऑफिस है तो बैंगलोर बन जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। वो बोल रहा है अमेजोन जो फीस चार्ज करेगा ना, कमीशन वगैरह, उसकी बात कर रहे हो। बोल, यही होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना, बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। बोलो, क्लियर है? हाँ हाँ, क्या क्या? ठीक है ना, चेक करो कि एजेंट जीएसटी के अंदर एजेंट है कि नहीं है। जीएसटी वाले एजेंट का खूबी क्या होता है? खुद के नाम पे इनवॉइस देता है। अगर वो एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस दे रहा है तो पहला सप्लाई होगा मेरे से एजेंट तक, दूसरा सप्लाई होगा एजेंट से कस्टमर तक। अपन दोनों के बीच में, समझो तो एजेंट है, अपन दोनों के बीच में लोकेशन ऑफ सप्लायर मेरी जगह, तेरे और कस्टमर के बीच में लोकेशन ऑफ सप्लायर तेरी जगह। डायरेक्टली अगर मेरे से कस्टमर के पास जा रहा है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मेरी जगह। सिंपल, क्लियर है क्या? ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस, अपन ने ये कल के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के चैप्टर में पढ़ा था। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है देख लेते हैं। अ प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज ऑर्डिनरीली कैरिड ऑन एंड इंक्लूड्स अ वेयर हाउस, गोडाउन और एनी अदर प्लेस फ्रॉम वेयर अ टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स हिज गुड्स, सप्लाईज और रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्लियर है? ये एक्चुअली इससे रिलेटेड है। ऊपर लिखा है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स इज वेयर बिजनेस इज ऑर्डिनरीली कैरिड ऑन। तो बिजनेस कहाँ पे कैरी ऑन हो रहा है उसके लिए इधर नीचे दिया है, ऐसी जगह जहाँ से ऑर्डिनरीली बिजनेस होता है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेयर हाउस, गोडाउन और एनी अदर प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स इज गुड्स। सेकेंड बोल दिया, अ प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। या फिर लास्टली, अगर कोई मेरा एजेंट है तो याद है क्या, एजेंट अगर है तो उसका जगह भी मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है, प्लेस ऑफ बिजनेस। दैट्स इट। इसके साथ ही अपना सेक्शन 7 और 8 हो जाता है कंप्लीट। इजी है। किसकी बात करेंगे अभी? सेक्शन 9 की। थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुनिए। सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स, इसका अपना बातचीत ऑलरेडी हो गया एक बार। एक मिनट। ये इंडिया का बाउंड्री, इधर है गुजरात, इधर है महाराष्ट्र, इधर है पानी, ठीक है। मान लो इधर किधर तो भी सेंटर में सप्लाई हुआ, तो कौन से स्टेट में हुआ कैसे मानेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। लेकिन मेरे को स्टेट तो आइडेंटिफाई करना, ऐसा कैसे इंटर स्टेट सप्लाई मान लेगा? तो ऊपर पढ़ा क्या किधर अपन ने? ऐसा ऊपर क्या पढ़ा था? इंटर स्टेट सप्लाई के डेफिनेशन में अपन ने क्या देखा था? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इन 2 डिफरेंट स्टेट्स। मान ले लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ सप्लायर किधर है? महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई कौन से स्टेट में हुआ कैसे मानेंगे? जो सबसे ज्यादा पास होगा, बस वही रूल है। क्या बोल दिया इधर देखो, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर्स। इधर उल्टा है, ध्यान दो। क्या लिख दिया? वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर्स और वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द टेरिटोरियल वाटर्स। मेरे केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर था महाराष्ट्र में, प्लेस ऑफ सप्लाई किधर था? पानी में। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे वो अब तक बचा है। प्लेस ऑफ सप्लाई तुमको निकालते अब तक आता नहीं है, लेकिन आगे जाके आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। रेस्टोरेंट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो होता है जहाँ पे रेस्टोरेंट तुमको खाना खिलाता है। रेस्टोरेंट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होती है जहाँ पे रेस्टोरेंट तुमको खाना खिलाता है। क्लियर? रेस्टोरेंट इधर, पानी के बीच में।
किधर खाना खिलाया उसने मेरे को? पानी में। लेकिन पानी कोई स्टेट होता है क्या? तो क्या माना जाएगा वो? कौन से स्टेट में? नियरेस्ट। अगर गुजरात से नियरेस्ट है तो ऐसा माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन गुजरात। अगर महाराष्ट्र से नियरेस्ट है तो ऐसा माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन महाराष्ट्र। बॉर्डर पे है सर, इक्वी डिस्टेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ के बारे में सोचो, आइडेंटिफाई हो जाएगा वो। एक मिनट, मैं टेरिटोरियल वाटर्स की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल वाटर्स की तो बात की नहीं मैंने। इंटरनेशनल वाटर्स तो 200 नॉटिकल माइल्स के भी बाहर होता है। टेरिटोरियल वाटर्स खाली 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, तो उसके बारे में अभी नहीं। बोल। नहीं होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तुम लोग ही सोचो किधर इतने धंधे हो गए इस एरिया में, कोई इधर बिजनेस करता होगा क्या? कितने हो इधर? तो पहली बात तो बिजनेस करना अलाउड ही नहीं होता है। अगर बिजनेस करना है तो तुमको कोस्टल गार्ड का परमिशन लेना पड़ता है। कोस्टल गार्ड ने तुमको अलाउ करना चाहिए। इंडिया में इस जगह पे ऐसा कुछ रेस्टोरेंट सर्विस वगैरह नहीं होता। मैंने एग्जाम्पल दिया तुमको, ये सब बाहर होता है, यूरोपियन कंसेप्ट से उन्होंने पानी में रेस्टोरेंट खोल दिया ना। इंडिया में नहीं होता ऐसा। कसिनो वगैरह होता है ना, बस बहुत लिमिटेड चीज़ है। तो कसिनो सबसे पास किधर है? गोवा से। तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? गोवा। क्रूज के बारे में बाद में बात करें। क्रूज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या बोल दिया, इधर के उधर सप्लाई हो रहा है। क्रूज के लिए थोड़ा अलग रूल है, लेकिन है इसमें, ठीक है। सेक्शन 12 में आएगा तो मेरे को याद दिलाना, तेरे को बोल दो। क्या बोल दिया इधर? वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर्स, या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द टेरिटोरियल वाटर्स, देन इट विल बी डीम्ड टू बी इन द कोस्टल स्टेट or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located. Baseline मतलब स्टेट की बाउंड्री, जो स्टेट की बाउंड्री सबसे पास रहेगी ऐसा माना जाएगा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन दैट स्टेट। समझ गया? अगर ये रिवर्स हो गया, सप्लायर इधर बाहर आ गया और प्लेस ऑफ सप्लाई इधर अंदर हो गया, तो ऐसा माना जाएगा सप्लायर इज इन गुजरात इफ ही इज नियरेस्ट टू गुजरात, या फिर ऐसा माना जाएगा सप्लायर इज इन महाराष्ट्र इफ ही इज नियरेस्ट टू महाराष्ट्र। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत सोचना इसमें, इजीली मालूम पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं। वो दोनों से मतलब है ना अपने को, लोकेशन ऑफ सप्लायर से भी मतलब है ना। यस यस, उसके लिए हाँ, पढ़ लो एक बार, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। तू मत पूछ। हाँ हाँ ओके। यस, खाना किधर खिला रहा है? वो गुजरात से पास में है ना। हाँ, लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा उसका, सोच एक बार। उसका होटल भी तो उधर ही है ना, बिजनेस भी तो उधर ही कर रहा है वो, तो दोनों एक जगह पे आ जाएगा, है ना। ऐसा थोड़ा सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इसमें एग्जाम्पल अगर लिया अपन ने, रुक में सोचना दे, बोलता हूँ देखो, बोल। ठीक है, IRCTC क्या? हाँ हाँ, आएगा आएगा, रुक जाइए, करते अपन इस पे बात करते। अभी इनलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पानी की बात कर रहा हूँ। समझा दिवेश? हाँ हाँ हाँ, दोनों फिर मुंबई में, दोनों फिर महाराष्ट्र में ही है, फिर इंट्रा हो जाएगा। हाँ, गुजरात में चला गया तो बरोबर। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तुमने ऑयल रिग्स के बारे में सुना है क्या? क्या होते हैं ऑयल रिग्स? हाँ बरोबर। तो देखो, एक कंपनी है जो इसको ऑपरेट करती है इंडिया में, ONGC भी ऑपरेट करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इनका इधर क्या है देखो, एक इधर, इनका इधर ऑयल रिग है, ठीक है। क्या है इधर? ऑयल रिग। मेरे को बताओ, अभी रजिस्टर्ड तो किधर हो गए ये लोग? महाराष्ट्र में। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या बन गया? महाराष्ट्र में। काम किधर हो रहा है उनका? ऑयल रिग। समझो इन लोगों ने इधर कुछ सर्विस प्रोवाइड की, ऑयल रिग पे ONGC ने कुछ सर्विस प्रोवाइड की। ऑयल रिग पे ONGC ने समझो अपने एम्प्लॉयज़ को खाना बेचना चालू कर दिया, या फिर ऑयल रिग पे अपने एम्प्लॉयज़ को एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करना चालू कर दिया। कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई किधर आ जाएगा? ऑयल रिग पे आ जाएगा ना। सीखने वाले अपन प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई किधर आएगा? ऑयल रिग पे आ जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर किधर है? महाराष्ट्र में।
तो डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑयल रिग सबसे पास किधर है। अगर गुजरात से सबसे पास में है तो इंटर स्टेट, और अगर महाराष्ट्र से सबसे पास में है तो इंट्रा स्टेट। यस, हाँ। एलिफेंटा केव्स किधर आ गया इधर? तो वो किधर, कौन से स्टेट में फॉल करते हैं? ऑन पेपर मतलब वो ऐसा स्टेट के बाउंड्रीज डिफाइंड होते हैं। हाँ, अरे लैंड के लिए नहीं बोला ये सब, खाली पानी में है तो बोला है। हाईलैंड है क्या वो, पता नहीं मेरे को। अगर वो लैंड है, पहली बात तो देख, लैंड तो महाराष्ट्र का पार्ट ही माना जाएगा, ये पानी में तैरता हुआ सर्विस है, समझा। वो पानी का जो पोर्शन है ना, वो किसी लैंड का पार्ट नहीं बनता है। वो जो आइलैंड है वो भी एक्चुअली लेकिन महाराष्ट्र का ही पार्ट होगा ना, वो महाराष्ट्र का ही पार्ट माना जाएगा, समझा। किधर महाराष्ट्र में? नहीं, मैं बोला ना सप्लायर इधर बैठा है ओएनजीसी में। हाँ हाँ, होटल के केस में अलग होता है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। होटल के केस में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी पानी में आ जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई भी पानी में आ जाएगी। हाँ, यस, इंटर इंटर हो गया बस। नहीं नहीं, बोल। हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे, समझा क्या? 7, 8, 9 मैंने बोला कि उधर ही सर्विस प्रोवाइड हुआ, बोट वगैरह का छोड़ दे अभी। क्या बनाते हैं वो लोग? कुछ नहीं बनाते, पानी में काम करते हैं। हाँ, अरे ऑब्वियसली उधर ऐसा प्लेटफॉर्म तो बनाते हैं ना जिसमें रहना है, लेकिन प्लेटफॉर्म और जमीन में फर्क होता है। अगर मैं जमीन बना रहा हूं तो वो किसी स्टेट का पार्ट बनता है, प्लेटफॉर्म बना रहा हूं तो वो किसी स्टेट का पार्ट नहीं बनता है भाई। हाँ, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया तो वो किसी स्टेट का पार्ट बन सकता है, ये तो खाली एक प्लेटफॉर्म है, 2-3 एकड़ का प्लेटफॉर्म होता है वो। हाँ, करे स्टार्ट अभी सेक्शन नंबर 10, करे स्टार्ट। 7, 8, 9 समझ गया? ओके, सेक्शन नंबर 10 याद रखना, पेपर में क्या लिख के आना है? आईजीएसटी एक्ट 2017, गलती से भी सीजीएसटी एक्ट मत लिख के आना। सेक्शन नंबर 10 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017 क्या बोल दिया? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, किसकी बात करेगा ये? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली ये लोग? डोमेस्टिक सप्लाईज की। डोमेस्टिक सप्लाईज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात इसमें नहीं की है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तुमको सिलेबस में नहीं है, तुमको खाली क्या है? डोमेस्टिक सप्लाईज की, समझा है? करे चालू इसको। 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया शैल बी। क्या बोलता है ये कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा? उसके लिए पहले चेक करो कि सप्लाई मूवमेंट इन्वॉल्व करता है कि नहीं गुड्स का। क्या लिखा है? वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। किधर तो भी पढ़ा हुआ लग रहा है, कहाँ पे पढ़ा है? टाइम ऑफ सप्लाई में 2 टाइप के सप्लाई, एक तो पहला था वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अच्छा, मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? सप्लायर के दुकान से निकाल के रेसिपिएंट के पास लेके आना पड़ता है। क्या रहता है मूवमेंट ऑफ गुड्स? सप्लायर के पास से मूव करके किसके पास लेके आना पड़ता है? रेसिपिएंट के पास। उतना क्लियर है? ओके। मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द गुड्स at the time at which movement of goods terminates for the delivery to the recipient। क्या बोल दिया? मूवमेंट जहां पे खत्म होगा फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट दैट विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल,
सप्लायर बैठा है दिल्ली में, सप्लायर बैठा है दिल्ली में, तो ये क्या बन गया, लोकेशन ऑफ सप्लायर। उधर से गुड्स निकले, पहले आए मुंबई, मुंबई में खाली नहीं हुए, ठीक है, मुंबई में 2 दिन उन्होंने रुकाया गुड्स को, मुंबई से चले गए केरला, और डिलीवरी किधर दिया, केरला में। तो मेरा जो मूवमेंट था वो टर्मिनेट किधर हुआ, केरला में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, केरला, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा केरला। वापस एक बार पढ़ लेते हैं, इट विल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। मूवमेंट टर्मिनेट होना चाहिए फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। जिधर वो गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ वो लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? इसका इंपॉर्टेंस यही एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। अभी बात करते हैं रेसिपिएंट की। रेसिपिएंट भी किधर लोकेटेड था, केरला में, बराबर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया, केरला। मान लो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई होता दिल्ली तो क्या प्रॉब्लम आता, अगर दिल्ली होता तो टाइप ऑफ सप्लाई क्या बन जाता, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट के लिए अपन क्या चेक करते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर तो दिल्ली है, इतना क्लियर है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी अगर दिल्ली हो गया तो ये क्या बन गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई। सप्लायर कौन से टाइप का टैक्स चार्ज करेगा, सीजीएसटी प्लस कौन सा वाला एसजीएसटी, दिल्ली वाला, बेसिकली यूटी हो जाएगा वो, तो मैं इधर डीजीएसटी लिख दूं। रेसिपिएंट किधर बैठा है, उसको आईटीसी मिलेगा क्या, सीजीएसटी का मिल जाएगा सर, लेकिन डीजीएसटी का तो नहीं मिलेगा उसको। लेकिन एक्चुअल में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया, तो ये कौन से टाइप का सप्लाई बन गया, इंटरस्टेट बन गया ना। इंटरस्टेट बन गया तो कौन से टाइप का टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। क्या सप्लायर आईजीएसटी का क्रेडिट ले सकता है, ले सकता है। आईजीएसटी का क्रेडिट के बारे में अपन इसके बाद के चैप्टर में बात करने वाले कि आईजीएसटी का क्रेडिट क्या होता है। इतना समझ लो, आईजीएसटी का क्रेडिट हर एक इंसान ले सकता है और हर एक इंसान उसको यूज कर सकता है। लेकिन अगर मैं केरला में रजिस्टर्ड हूं ना तो मैं दिल्ली का क्रेडिट नहीं ले सकता। अगर मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूं तो मैं गुजरात का क्रेडिट नहीं ले सकता, लेकिन मैं आईजीएसटी का क्रेडिट कभी भी ले सकता हूं और कभी भी उसको यूज कर सकता हूं। इसलिए ये वाला प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। यस हाँ बराबर, यस 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 यस। उसमें भी क्या था, वो 7(1)(c) पैरा 2 शेड्यूल 1 था, जो आलोक के गोडाउन पे अपन ने गुड्स भेजे थे। हाँ, तो वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बता अभी, जहाँ पे उसका गोडाउन था, जहाँ पे टर्मिनेट हुआ। मेरा तो महाराष्ट्र में था, उसका गोडाउन था गुजरात में। प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, मेरा लोकेशन महाराष्ट्र, इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी। यस, एक बार पढ़ लो और मेरे को डाउट्स पूछो। बोल, एक मिनट। क्या क्या? हाँ, सिटी टू सिटी फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्टेट टू स्टेट फर्क पड़ेगा। सिटी टू सिटी कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिटी पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टू सी इट इज इन विच स्टेट। आराम से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मान लो माल चला गया एसईजेड, केरला की जगह पे एसईजेड चला गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, एसईजेड। लेकिन एसईजेड को एक्सपोर्ट ही माना जाता है, जो कि इधर कवर नहीं हो रहा है। अदर देन एक्सपोर्ट बोल देना इधर। यस, अगर रेसिपिएंट उसके दुकान पे मंगा रहा है तो उसका प्लेस, उसको चाहिए कि उसको किधर और मंगाना है, तो जहां पे टर्मिनेट हुआ वो जगह। मान लो मेरे को मेरे दुकान पे माल नहीं मंगाना है, मान लो मेरे को कुछ काम चल रहा है, मेरे को मेरे फैक्ट्री पे मंगाना है, या फिर मेरे को मेरे साइट पे माल मंगवाना है, तो मैंने जिधर माल मंगवाया वो जगह। हाँ, ऑब्वियसली उसका ही हुआ। हाँ, ऐसा है तो इनडायरेक्टली बोल सकता है, एक्ट में ऐसा किधर लिखा नहीं है, लेकिन रेसिपिएंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए क्या बोल दिया कि जहाँ पे तू माल मंगा रहा है वो तेरा प्लेस ऑफ सप्लाई ले ले। रेसिपिएंट को बोल दिया जहाँ पे माल मंगवाएगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यस, समझा क्या?
इसमें रेसिपेंट को फायदा दिया है, रेसिपेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा इसको डाला है, बहुत सोच समझ के डाला है इसको। तुम लोग थोड़ा इमेजिन करो, अगर ऐसा नहीं होता तो कितना प्रॉब्लम आता। हाँ हाँ हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर। टाइम ऑफ सप्लाई क्यों इसमें आ गया वैसे? बराबर, जहाँ पे मूवेबल गुड्स है ना, तो जहाँ पे वो गुड्स एंड हुए वो बन जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। हाँ क्रोमा, यस। हाँ ठीक है, वही सेम ही जगह होगा सब, सब कनेक्टेड ही है। टाइम सारे के सारे एक्चुअली कनेक्टेड ही है, इसलिए अपन वही फ्लो में पढ़ रहे हैं इसको। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब तुम्हारा पूरा जीएसटी का एक नॉलेज खत्म हो गया, अभी तुमको बराबर से टैक्स लगाते आ जाएगा। लिख लो इसको, समझा है ना? इसमें नीचे मेरे को एग्जाम्पल भी लिखना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जगह दिया इधर। यस, हाँ हाँ, केरला, प्लेस ऑफ सप्लाईज केरला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, गुड्स की डिलीवरी किधर मिली बस वही चेक कर, कितना भी कॉम्प्लिकेट कर ले, स्पेस में जाके भी अगर वो एग्रीमेंट करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे डिलीवरी मिली दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या है मनस्व का? बंदा केरला में बैठा है, बंदा किधर गया? दिल्ली गया, दिल्ली जाके उसने क्या किया, उधर से ही गुड्स हाथ में ले ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? दिल्ली। क्रेडिट नहीं मिलेगा उसको, मिलेगा ही नहीं उसको क्रेडिट, समझा है? तो अगर तू एंड कंज्यूमर है तो तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तू एंड कंज्यूमर नहीं है तो इससे बाहर कैसे निकलेगा बता? सर मैं दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, इधर आ जाओ, इधर डिलीवरी दो, ऐसा नहीं। वो बोल सकता है ना वर्बली, सर आप ऐसा दिखा दो कि डिलीवरी केरला में हुई, बात खत्म हो गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो भी वही बन जाता है ना, समझा क्या? ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है ऑब्वियसली। इसका वे आउट यही है कि तू ऐसा दिखा दे कि डिलीवरी केरला में हुई, तू ले किधर से भी ले लेकिन डिलीवरी केरला में लेना, और ये तुमको वर्बली बोलना पड़ेगा उसको, है ना? ऐसा उसको सपना नहीं आने वाला है। यस, हाँ, नहीं कर रहा है, ओके। देख, अगर खुद के नाम पे इन्वॉइसिंग कर रहा है ना, तो पहले तो तेरे पास आएगा, समझो तो एजेंट है, पहले तेरे पास आएगा। एक मिनट, सेलिंग एजेंट है कि बाइंग एजेंट? हाँ, पहले तेरे पास आएगा, तो उस टाइम पे प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा तेरी जगह, फिर मेरे पास आएगा, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी मेरी जगह, अगर इन्वॉइसिंग हो रहा है तो। अगर इन्वॉइसिंग नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली जब मेरे पास आएगा ना तभी बन जाएगा ना प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल लिखते हैं इधर। तेरा नाम स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर जरा, नहीं है? अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लायर, एक टेबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है? एक टेबल बना रहा हूँ, प्लेस ऑफ सप्लायर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, पुणे, कोलकाता एंड कोची, ठीक है? रेसिपिएंट ऑर्डर्ड द गुड्स, हाँ लिखो नीचे, रेसिपिएंट ऑर्डर्ड द गुड्स, 2 लाइन, and it involved movement of goods.
and it involved movement of goods. डिलीवरी मिली पुणे में, डिलीवरी मिली कोलकाता में, और डिलीवरी मान लो मिल गई वापस पुणे में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा पहले केस में? पुणे, सेकंड, थर्ड कि कोची? समझा? इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि रेसिपेंट किधर है। टैक्स कौन सा लगेगा पहले केस में? क्या चेक करना पड़ेगा? प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा ये? इंट्रा लिख दो इधर, इंट्रा, तो इसमें CGST और महाराष्ट्र GST। सेकेंड वाले केस में इंटर होगा, दिल्ली एंड कैलकाटा, और लास्ट चेन्नई एंड पुणे, वापस हो जाएगा इंटर स्टेट। क्लियर है क्या? यस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लास्ट वाले में देख, अलग में भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। अभी लास्ट वाले में अगर डिलीवरी मिलता चेन्नई में तो क्या होता? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाता? चेन्नई। टैक्स कौन सा बनता? इंट्रा। लेकिन रेसिपेंट किधर लोकेटेड है? कुछ। क्या उसको क्रेडिट मिलेगा? तो फिर उसने इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दो ऑप्शन है, पहले तो चेन्नई में रजिस्ट्रेशन ले ले। अगर वो चेन्नई में रजिस्ट्रेशन लेगा और उस ब्रांच से अगर वो ऑर्डर करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन तो चेन्नई में होगा ना, तमिलनाडु में, उसको मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या था जो अपन ने बात किया कि ऐसा दिखाना चाहिए कि डिलीवरी किधर हुई? बॉर्डर पे नहीं रही, डिलीवरी पुणे में ले ले, सिंपल। समझाए क्या? इजी। ये अच्छा चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना, एक भी बार छोड़ दिया ना पूरा ऊपर से जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इवन फ्रॉम CA फाइनल पर्सपेक्टिव। हाँ, ये भी कर सकते हो, सिंपल, नो प्रॉब्लम। बट ऐसे रैंडमली किसी भी इंसान को तो एजेंट खड़ा नहीं कर सकता ना सर, अग्रीमेंट होना चाहिए ना। बट तेको फिर एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा, जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और मेरे को बताओ 95% ऑफ प्रैक्टिकल केसेस में कुछ प्रॉब्लम आने वाला है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि रेसिपेंट डिलीवरी अपने पास ही लेता है, अपने घर पे ही लेता है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। एग्जैक्टली, दिल्ली के बाहर ले बस, किधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन डन, बड़े आ गया, पक्का? ओके, सेकेंड पार्ट एक इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ लेते। अच्छा, एक बार ये पूरा पढ़ लेते, बीच में का थोड़ा स्किप किया था। वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स शैल बी द लोकेशन ऑफ द गुड्स at the time at which the delivery of the at the time at which movement of goods terminates for delivery to the recipient। लिखा सबने ये? यस। डिलीवरी वेयर हाउस पे ली ना मैंने, तो वेयर हाउस डिलीवरी का प्लेस, यस, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और डिलीवरी होना मतलब सप्लायर की लाइबिलिटी खत्म, रेसिपिएंट के पास गुड्स की ओनरशिप आ गई, दैट इज द टाइम व्हेन डिलीवरी इज ओवर। कभी कभी गुड्स ट्रांजिट में भी स्टोर हो सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि डिलीवरी हो गया। डिलीवरी तब होगा जब मेरा रिस्क खत्म, तेरा रिस्क चालू, सप्लायर का रिस्क खत्म, रेसिपिएंट का रिस्क चालू। क्यों? 2 मिनट सुन ले फिर चले जा, 5 मिनट। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, थोड़ा सा अलग है ये। एक बंदा बैठा है सप्लायर, एक बंदा बैठा है, इसको मैं बोलूंगा थर्ड पर्सन, और एक नीचे बंदा बैठा है रेसिपिएंट। ठीक है? सप्लायर ने रेसिपिएंट को गुड्स दे दिए, ठीक है, लेकिन
ये थर्ड पर्सन ने सप्लायर को बोला था कि भाई तू रेसिपिएंट को गुड्स दे देना। इसको नाम देता हूँ मैं मिस्टर एक्स, इसको दिया मिस्टर वाई और इसको दे दिया मिस्टर जेड। मिस्टर जेड मिस्टर एक्स को कॉल करता है और उसको बोलता है तू प्लीज़ मिस्टर वाई को गुड्स पहुंचा दे। क्या बोलता है वो? तू प्लीज़ मिस्टर गुड्स को वाई पहुंचा दे। क्या क्या? मिस्टर वाई को गुड्स पहुंचा दे और इनवॉइस मेरे नाम पे रेस कर। क्या क्या? कैसा हंसता है ये? क्यों हंसता है तू भाई? वापस वापस वापस, ठीक है। सप्लायर है मिस्टर एक्स, रेसिपेंट है मिस्टर वाई, रेसिपेंट मतलब जिसको गुड्स मिले, और एक थर्ड पर्सन है मिस्टर जेड। मिस्टर जेड कॉल करता है मिस्टर एक्स को और उसको बोलता है कि भाई तू प्लीज मिस्टर वाई को गुड्स पहुंचा दे। इनवॉइस किसके नाम पे रेस करने बोल रहा है? वो खुद के नाम पे। मिस्टर जेड बोल रहा है तू मेरे नाम पे इनवॉइस रेस कर, लेकिन तू गुड्स किसको पहुंचा दे? मिस्टर वाई को। बेसिकली क्या हो रहा है इसमें? मिस्टर जेड के बिहाफ पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को गुड्स पहुंचा रहे हैं। इनवॉइस किसके पास जा रहा है? मिस्टर जेड के पास। प्लेस ऑफ सप्लाई आइडियली क्या होना चाहिए? मिस्टर जेड का लोकेशन शुड बी द प्लेस ऑफ, सही है, वही है प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि इनवॉइस कौन ले रहा है? मिस्टर जेड। मतलब परचेस कौन कर रहा है? जेड ही परचेस कर रहा है। खाली वो बोल क्या रहा है कि तू डिलीवर किधर और कर दे। एक्चुअल में परचेस किसने किया है? जेड ने परचेस किया है ना। बस उसने बोला कि तू मेरे बिहाफ पे गुड्स को मिस्टर वाई के पास पहुंचा दे। दिखने में रेसिपिएंट मिस्टर वाई है, लेकिन इन रियलिटी परचेस किसने किया है? जेड ने किया है। ऐसा क्यों किया रहेगा उसने? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए। ये गुड्स आएंगे जेड के पास, फिर जाएंगे वाई के पास। उससे बेटर क्या वो बोल दिया कि भाई तू डायरेक्टली वाई को पहुंचा दे मेरे बिहाफ। क्लियर है क्या? ओके। तो परचेस कौन कर रहा है? जेड। तो आईटीसी किसको चाहिए? जेड को चाहिए ना। इसलिए बोल दिया कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन। जिसके बिहाफ पे गुड्स आगे बिके गए हैं, उसका ही लोकेशन विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई। एक मिनट, मान लेते ये बेटा है पुणे में, ये बेटा है दिल्ली में, और एक काम करो इसको भी पुणे में मान लेते, और ये बेटा है दिल्ली में। लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी पुणे। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है पहले बताओ? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है? पुणे है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? दिल्ली। क्या बन जाएगा ये? कौन सा टैक्स लगेगा? क्या मिस्टर जेड आईजीएसटी का क्रेडिट क्लेम कर पाएगा? अगर पुणे बन जाता मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, तो कौन से टाइप का सप्लाई होता? इंट्रा स्टेट होता। कौन सा टैक्स लगता? सीजीएसटी और महाराष्ट्र जीएसटी। क्या ये बंदे को महाराष्ट्र जीएसटी का क्लेम मिलता? नहीं मिलता। इसके आगे जाके गुड्स तो इसके पास आ गए, ये इसको भी तो इनवॉइस करेगा ना। मिस्टर जेड क्या करेगा? मिस्टर वाई को इनवॉइस रेज कर देगा। उस केस में ये बन जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर और ये बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। वापस पुणे, दिल्ली और पुणे इंटरस्टेट। समझाए क्या? सेकेंड लेग इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट लेग इंपॉर्टेंट है कि मिस्टर एक्स ने गुड्स तो किधर और डिलीवर किए, लेकिन वो किसके बिहाफ पे किए थे? थर्ड पर्सन के बिहाफ पे। सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ दिस थर्ड पर्सन। समझा पीछे? यस। एजेंट नहीं है ये, एक्चुअल में सप्लायर ही है। बस वो क्या बोल दिया, तो इन सब्सटेंस एजेंट मान ले उसको, एजेंट जैसा ही हो जाएगा, बट एक्चुअल में क्या है, बस उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए उसने आगे सप्लाई कर दिया। समझा ना? क्या जेड को मिलेगा ना? वही बोल रहा हूँ, इन सब्सटेंस एजेंट ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ देख, क्यों नहीं मिलना चाहिए? आगे मिलेगा ना। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। पहली बात तो, पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ? गुड्स गए एक्स से वाई के पास, प्लेस ऑफ सप्लाई मिस्टर जेड का बन गया। आईटीसी किसको मिलेगा? जेड को। लेकिन सेकेंड ट्रांजैक्शन में इनवॉइस तो रेस करना पड़ेगा ना। जेड टू वाई, दो ट्रांजैक्शन हो गया ना। पहला ट्रांजैक्शन क्या था?
आइडियली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन वुड हैव बीन x टू z, z टू y। खाली प्रॉब्लम क्या हो गया, गुड्स डायरेक्टली y के पास पहुंच गए। ये गुड्स जैसे पहुंचे ना, इसको इग्नोर करो। ऐसा मान लो x टू z के पास गया, z को it से मिल गया, फिर z टू y के पास जाएगा, y को it से मिल जाएगा। हाँ, फिर तो वो चेन ही ब्रेक हो गया ना। यस, x ने z को दिया, z ने क्लेम किया, मान लो 1 लाख रुपए में। z y के ऊपर जरूरी है कि 1 लाख रुपए रेज करेगा, ज्यादा भी रेज कर सकता है ना। बेसिकली y किसका कस्टमर है, z का कस्टमर है। प्रॉब्लम एक ही हुआ है, गुड्स आइडियली कैसे जाने चाहिए थे, x से z के पास, z से y के पास, लेकिन बीच में बाईपास हो गया। गुड्स क्या हो गया, डायरेक्टली x से y के पास पहुंच गया। जीएसटी क्या बोलता है, ये इग्नोर करो। ऐसा मान लो कि x से z के पास आए, z से y के पास आए। अगर ऐसा अज्यूम करते हो तो फिर तुम्हारा आंसर क्या होगा बताओ। अगर x से z के पास आता है गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ये केस में भी दिल्ली हो रहा है ना। और उसके बाद जब z से y के पास जाएंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, पुणे बन जाएगा। सिंपल है ना। बस वो जो बाईपास हो रहा है उसको इग्नोर करके तुम लोग सोल्यूशन निकालो, ऐसा बोल रहे। हाँ, हाँ, तो मेरे को पता Z और Y के बीच में सप्लायर कौन है, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि हाँ गुड्स उधर मिले ना उसको Y को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बिकम पुणे। यस, उसको दो ट्रांजैक्शन के तरह ट्रीट करो, सिंपल एज दैट। बोलो एक बार पढ़ते हैं इसको, पहले पढ़ ले। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन on the direction of a third person, whether acting as an agent or otherwise, agent हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, before or during the movement of goods। मतलब मैं Z हूँ, मैंने X को बोल दिया कि भाई तू सामान पहुंचा दे Y के पास। ये मैं उसको ड्यूरिंग द मूवमेंट भी बोल सकता हूँ या फिर बिफोर द मूवमेंट भी बोल सकता हूँ। इधर बाय वे ऑफ transfer of documents of title to the goods or otherwise, it shall be deemed that the said third person has received the goods। क्या डीम किया जाएगा, said third person has received the goods। मैं बोल रहा था ना, इग्नोर करो कि x ने y को दिया, ऐसा मान लो कि x ने z को ही दिया है। and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person। such person मतलब third person। बोलो, जिसको समझ गए लिख लो। हाँ, एजेंट नहीं, एजेंट में कैसा होता है, एजेंसी अग्रीमेंट होता है, समझो एजेंसी अग्रीमेंट नहीं, इसलिए क्या बोल दिया, और अदरवाइज। सर्विस क्यों प्रोवाइड करेगा, गुड्स ही प्रोवाइड कर रहा है वो। इधर जोमेटो की बात नहीं हो रही है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। इधर कौन से एजेंट की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है। स्टार्टिंग से देख, गुड्स की बात हो रही है, खाली सर्विस की बात हो ही नहीं रही पहली बात, ठीक है। हाँ वही बोल रहा हूँ, ऐसा मान लो कि उसके पास पहुंच गए, उसको आईटी से लगने वाला है ना भाई। पहली बात, तू मान रहा है जेड एजेंट है, ओके, जीएसटी में एजेंट है वो। अच्छा, तो अगर डायरेक्टली गुड्स वाई के पास आ गए, एक्स से वाई के पास आ गए, लेकिन सप्लाई तो होगा ना एक्स और जेड के बीच में, उसको आईटी से तो मिलना चाहिए ना, तो इसलिए बोल दिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई तो उसका लोकेशन मान ले। बोलो यस। वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जेड सप्लायर है, जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स सप्लायर। हाँ, आ रहे हैं एक्स के पास से, लेकिन ऐसा डीम कर लो कि जेड के पास से यार, समझे। y के पॉइंट ऑफ व्यू से z इज द सप्लायर, z के पॉइंट ऑफ व्यू से x इज द सप्लायर। y के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इधर नीचे z इज द सप्लायर, z के पॉइंट ऑफ व्यू से x इज द सप्लायर, सिंपल एज दैट। गुड्स इधर से आए हैं, वो पॉइंट को इग्नोर करो, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो।
समझा है क्या सबको? दिवेश, अमेजोन तो ईसीओ है, 2 मिनट उस पर होल्ड कर लो। ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना? है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उधर कवर्ड नहीं था। समझा क्या? इसमें अमेजोन क्यों कवर नहीं होगा दिवेश? अमेजोन नहीं बोलता है कि भाई तू मेरे बिहाफ पे गुड्स उधर सप्लाई कर, तू अमेजोन के पास जाके ऑर्डर करता है, सप्लायर डायरेक्टली तेरे को भेजता है। थर्ड पर्सन थोड़ी ना डायरेक्ट कर रहा है सप्लायर को कि भाई जिनेश को गुड्स भेज, भाई तू मनसो को गुड्स भेज। और अमेजोन का मॉडल कैसा होता है? सप्लायर डायरेक्टली सेंड्स गुड्स टू द कंज्यूमर, सप्लायर खुद इनवॉइसिंग करता है, वो एक ही ट्रांजैक्शन होता है। जहां पे डिलीवरी हो रही है दैट प्लेस, यस। ना ना ना, अमेजोन प्रिंट करके देता है, लेकिन इनवॉइस वो सप्लायर का होता है। प्रिंटिंग करता है अमेजोन क्योंकि उनका फॉर्मेट सेम चाहिए उनको, लेकिन एक्चुअल में वो सप्लायर इशू करता है। क्लियर है क्या? श्योर? फिर ये ऐसा हो जाता, यस। हाँ हाँ हाँ, फिर तो कितना टर्नओवर होता सोच उसको। अमेजोन अगर खुद के नाम पे गुड्स ले रहा है और आगे बेच रहा है तो अब जो करोड़ों में उसका टर्नओवर होता, वैसा नहीं करता है। उसका टर्नओवर खाली उसका कमीशन इनसे है, और वो सर्विस में आएगा, आगे देखेंगे उसको। क्लियर है? कल इसको वापस पढ़ेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। थैंक यू।